नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कुछ घटनाक्रम हुए हैं, कुछ बदलाव आए हैं, कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ चीज़ें बदली हैं। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था कि 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियों के लिए दिल्ली में अलग कानून है, देश के दूसरे हिस्सों में अलग कानून है। उस कानून के तहत किस तरह से सरकार लूट खसोट कर रही है, ये उस वीडियो का एक्सटेंशन है कि 15 साल पुरानी गाड़ियों को लेकर किस तरह से सरकार लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश कर रही है, और जबकि जो हकीकत है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो साफ साफ दिखा रही है कि सरकार का सीधा और सीधा मतलब आपकी और हमारी गाड़ियों को उठा लो, हमारे वाहनों को उठा लो, जो हमारी गाड़ी कमाई के हैं उनको कबाड़े में फेंक दो और कार कंपनियों की नई कारें बिकवाओ। ये सरकार का मकसद है। लेकिन इसको लेकर जब हमने ये सवाल उठाया, ये बात उठाई, तो उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें हुई। हमारे वीडियो को लेकर कुछ प्रतिक्रिया आई। कुछ दर्शकों ने हमारे वीडियो ऐसी जगहों पर पहुंचाए जहां पर उसमें कार्रवाई हो सकती थी। मैंने आपसे शेयर किया था, हमारे एक दर्शक थे, उन्होंने मनीष सिसोदिया को वो वीडियो भेजा था। मनीष सिसोदिया ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को वीडियो भेजा कि इसको सुनिए और इस पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। और अब उस पर एक नई पॉलिसी निकल के आई है दिल्ली सरकार की। उस पॉलिसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उस पॉलिसी से हमको कितना संतुष्ट होना चाहिए, कितना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस पे बताऊंगा। और भी बातें करूंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हाजिर हुआ, आज दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। सबसे पहले कुछ सबूतों पर बात कर ली जाए, कुछ प्रमाणों पर बात कर ली जाए जो ज़मीन पर दिखाई दे रहे हैं, कांच की तरह सामने लिखे हुए हैं और बता रहे हैं कि सरकार की नीतियों से किसको लाभ हो रहा है। अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के फिगर्स देखें, अभी हाल में सितंबर में इस सरकार ने इस नीति का ऐलान किया था। अक्टूबर और नवंबर में घर के बाहर से लोगों के ज़बरदस्ती वाहन उठाने शुरू किए गए दिल्ली में। और उसके बाद में आप देखेंगे जनवरी 2021 में, उसके बाद आप देखेंगे कि जनवरी 2022 में 2,94,768 गाड़ियां बिक गईं। ये असर होता है कि जब आप लोगों की पुरानी गाड़ियां उठा लेते हैं ज़बरदस्ती, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। देखिए, एक तकनीकी चीज़ मैंने पहले भी कही थी, भारत में संपत्ति का अधिकार है। ये मेरी संपत्ति है, मेरी कार है, मैंने खरीदी है। इसका दाम क्या होगा ये तय करने का अधिकार संविधान के हिसाब से किसी दूसरे को कैसे हो सकता है। लेकिन वो अधिकार किसी और कंपनी को दे दिया गया है। सरकार ने अपनी मर्जी से एक कंपनी मुकर्रर करती है, सरकार के आदमी मेरे घर से मेरी गाड़ी उठा के ले जाते हैं और उसको स्क्रैप कर देते हैं मनमाने दाम में। मुझे अपनी संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं बचा हुआ है। और ये किस संविधान के तहत हो रहा है, ये मसला मैंने उठाया था। और इससे क्या हुआ कि इसके कारण हमारे दर्शक हैं अब्दुल नोमान खान, उन्होंने 7 फरवरी को एक चिट्ठी लिखी, बल्कि 6 फरवरी को एक चिट्ठी लिखी दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को, और हमारा एक वीडियो उस चिट्ठी के साथ भेजा जिसमें ये कहा गया था कि भाई ये देखिए आप इस वीडियो को, ये बहुत गंभीर मामला लग रहा है। और उस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को मनीष सिसोदिया ने फॉरवर्ड किया और इस पर लिखा, कृपया इस मामले में देखिए क्या हो सकता है और उचित एक्शन लें जो भी रूल के अंदर संभव हो। और ये मेल मनीष सिसोदिया ने, जो हैं दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उनको भेजा। तो ये जब पहुंचा है तो फिर इन्होंने नोमान साहब के पास में, जब उन्होंने कॉपी किया हुआ था उनको, तो उन्होंने मुझे मेल भेजा। तो अब क्या हुआ है, सरकार ने नीति में बदलाव कर दिए हैं, दिल्ली सरकार ने। और ये बधाई की बात है आपके हमारे लिए कि हमारा संघर्ष रंग लाया। हम खुश हैं कि सरकार ने उसका नोट लिया, लेकिन हम फूल नहीं रहे हैं क्योंकि हमारे को जो चाहिए था वो नहीं मिला। सरकार ने जो परिवर्तन किए हैं, वो परिवर्तन ये किए हैं कि अगर आप अपनी गाड़ी में शर्त रख दी है, बैटरी वाली किट लगवा लेते हैं तो आपकी गाड़ी को 5 साल का एक्सटेंशन दे देंगे।
फिर भी हमारी संपत्ति बच जाती है, लेकिन जो उस पर हमारा अधिकार था वो सशर्त हो जाता है। और हमको ऐसे ही छोटे छोटे अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने अपनी सुविधा के लिए सबसे पहले जनता के अधिकारों को कर्टेल करती हैं। दूसरा एक और नियम आया है उनकी नई पॉलिसी में, और वो ये है कि अगर आप किसी और राज्य में अपना व्हीकल रजिस्टर कराना चाहें, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के एनसीआर से बाहर किसी और आरटीओ में रजिस्टर कराना चाहें, तो दिल्ली सरकार एनओसी दे देगी आपको, आप वहाँ रजिस्टर करा सकते हैं। तो मतलब अपनी गाड़ी आप बाहर भेज सकते हैं या बेच सकते हैं। तो दोनों ही स्थिति में दिल्ली सरकार आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देगी। उस स्थिति में आपको एक लाभ ये होने वाला है कि जब आप दूसरे राज्य में वहाँ पे जाएंगे तो उसमें भी एक शर्त है, और शर्त ये है कि वहाँ का जो आरटीओ है वो उसको अपने यहाँ पे फिटनेस देने को तैयार हो जाए। अगर वो तैयार होगा तो ही आपकी गाड़ी को एक्सटेंशन मिलेगा। ये नियम आया है। तो ये नियम एक हद तक ठीक है, लेकिन मैं इसको मानता हूँ कि इस नियम से लूट खसोट तो बंद नहीं हो रही है। मेरी गाड़ी पर मेरा अधिकार खत्म कर दिया गया है। जब आप मुझे हर बार नियमित पॉल्यूशन चेक कराने को बोलते हैं, आपने खुद ही पॉल्यूशन के नॉर्म्स बनाए हुए हैं कि भाई ये हमारा यूरो 1 है, ये यूरो 2 है, ये यूरो 6 है, और आप इस गाड़ी के अंदर ये होना चाहिए। कार कंपनी वहीं से वो सारे नियम लागू करके कार के इंजन को मॉडिफाई करके भेजती है। उसके बाद आप कहते हैं यूरो 4 आ गया, 6 आ गया, उसके बावजूद आप मुझसे हर बार नियमित पॉल्यूशन चेक कराते हैं कि पॉल्यूशन कम या ज़्यादा तो नहीं है, और उसका सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। सर्टिफिकेट नहीं देता तो इतना मोटा जुर्माना करते हैं कि लोगों का वेतन भी नहीं होता, कई लोगों का। और वो सब करने के बावजूद आप मेरी गाड़ी को कह रहे हैं कि ये पॉल्यूटर है, और आप मेरी गाड़ी को इस आधार पर पॉल्यूशन वाला बता रहे हैं कि वो 10 साल पुरानी हो गई है, 15 साल पुरानी हो गई है। एक आदमी ने 15 साल में 15 दिन गाड़ी चलाई है, उसकी गाड़ी भी उतना ही पॉल्यूशन फैला रही है, और एक आदमी ने 15 साल में 15,000 किलोमीटर चला दी तो भी उतना, और 1.5 लाख चला दी तो भी उतना, और 3 लाख चला दी तो भी उतना। ये कौन सा कानून है, ये कौन सा न्याय है? ये मसला मैंने उठाया था। अब मैं आपको इस पूरे चीज़ पे जो सरकार की बदमाशियां हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हमारे यहाँ पे कबाड़ नीति बनाई गई। निर्मला सीतारमण देश में बजट में ऐलान करती हैं एक कबाड़ नीति बनाई जाएगी। गरीबों के लिए बहुत सारी नीतियों की आवश्यकता है जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। मैं पूरा एक वीडियो बना सकता हूँ, इतना सारी नीतियाँ सरकार ने पेंडिंग रखी हुई हैं। भारत में महिलाओं का रिजर्वेशन लगातार पेंडिंग पड़ा हुआ है, और सरकार कबाड़ पे नीति बनाती है। क्यों सरकार को इतना कबाड़ नीति से प्रेम है? और वो कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर को नई ताकत मिलेगी, नई एनर्जी मिलेगी। स्क्रैप करके लोग नई गाड़ी खरीदेंगे, जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेज़ी आएगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो भाई तेज़ी आ जाएगी। जिस आदमी का एक ट्रक है, 10 साल से चला रहा है, रोज़ी रोटी कमा रहा है, मोटा मोटा टोल दे रहा है, पॉल्यूशन आप चेक कराते हो, हर चौराहे पर खड़े होकर वसूली देता है, कुत्ते की तरह लोग खड़े होते हैं उसको लूटने के लिए। आप अचानक कहोगे तेरा ट्रक कबाड़ा हो गया, और आप कह रहे हो इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर बूस्ट होगा। आप बूस्ट कर रहे हो या नष्ट कर रहे हो? आम आदमी को नष्ट करके आप ऑटोमोबाइल लॉबी को बूस्ट कर रहे हो, ये आपकी नीति है। इसके अलावा और कहा जा रहा है कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर नई गाड़ी बनाएगा तो उसमें 10,000 करोड़ का नया निवेश आएगा और 50,000 नई नौकरी आएंगी। ये गडकरी साहब जो है ना, जो उल्लू बनाविंग वाले स्टाइल में मोटी मोटी फेंकते हैं, जैसे 14 से पहले हमने भी बहुत सारे फेंकी फेंकी सुने थे। 10,000 करोड़ का निवेश होगा, किस में होगा? ऑटोमोबाइल सेक्टर में, और 50,000 नौकरी आएंगी। और जो 50,000 नई नौकरी आएंगी वो किस कीमत पर आएंगी? आज अगर आप 10 साल में गाड़ी को सड़क से बाहर कर रहे हैं तो भाई साहब 5 साल 7 साल तक तो गाड़ी का वैसे भी कुछ नहीं बिगड़ता। उसके बाद में वो 2-3 साल किसी तरह से गाड़ी को मेंटेन करेगा, और वो भी आप सर्विस सेंटर का ये वो कंपल्शंस होते हैं। और जब गाड़ी मेंटेन करने लायक होगी, जब गाड़ी में किसी मिस्त्री का रोल होगा, तो ये जो रोड साइड मिस्त्री दिखते हैं आपको हर शहर में, हर 3 चौराहे छोड़कर, उन रोड साइड मिस्त्रियों को एक साथ आप बर्बाद कर दोगे कि जब गाड़ी आदमी की पुरानी होगी नहीं तो वो मरम्मत क्या कराएगा?
और मरम्मत नहीं कराएगा तो खाएगा क्या? तो जो आप 50,000 नौकरियों की बात कर रहे हैं, उसके बदले में 5 करोड़ नौकरियां देश की आप खाने वाले हैं। आप तो पकोड़े को रोजगार मानने वाली पार्टी हैं भाई। रोड साइड मिस्त्री के रोजगार को क्यों लेने पे लगे हुए हो? ये स्थिति है और ये कह रहे हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि स्क्रैपिंग पॉलिसी से जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसकी इकोनॉमी का साइज 4.5 लाख से बढ़कर 6 लाख करोड़ का हो जाएगा। भाई हो ही जाएगा, जब इतनी सारी गाड़ियाँ आप तोड़ तोड़ के उनकी बिकवाओगे तो हो ही जाएगा। लेकिन वो 6 लाख करोड़ का जो इकोनॉमी का साइज़ होगा वो पैसा कहाँ से आएगा? उसी आदमी की जेब से आएगा जिसकी गाड़ी छीन के आपने कबाड़ा कर दी, और आप उसी आदमी को कह रहे हैं तू नई गाड़ी ले। ये स्थिति है। और एक और सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जवाब आया है। वो ये कह रहे हैं गडकरी साहब कि 51 लाख पुराने वाहन स्क्रैप हो जाएंगे। 51 लाख पुराने वाहन हो जाएंगे और इससे ऑटो इंडस्ट्री को वही एक। लेकिन आप एक बात सोचिए, 1 करोड़ वाहन वो बता रहे हैं गडकरी साहब ऐसे हैं जो आम वाहनों की तुलना में 10 से 12 गुना प्रदूषण करते हैं। ऐसी कोई गाड़ी आपको अपने आसपास देखी क्या? 1 करोड़ गाड़ियाँ बता रहे हैं जो दूसरे वाहन से 10 से 12 गुना प्रदूषण। कुछ भी बोल दो, बेच दो। 1 करोड़ वाहन ऐसे हैं तो आप 50 लाख को क्यों बदल रहे हैं? आप 50 लाख को क्यों बदल रहे हैं? इसलिए कि जो आपने बहाना चुना है 15 साल और 10 साल वाला, उसमें 50 लाख अभी फिट नहीं हो रहे हैं। कुछ समय बाद फिर बकरा छुरे के नीचे आएगा। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? और बताऊं, स्टील, रबर और एल्युमिनियम के क्षेत्र में इससे बढ़ावा मिलेगा। वो ये कह रहे हैं रबर के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। रबर की मैन्युफैक्चरिंग में कितना पॉल्यूशन होता है पता है? एल्युमिनियम में कितना पॉल्यूशन होता है पता है? आपकी कारों के जो टायर निकलेंगे, ये जो 1 करोड़ गाड़ियां आप कह रहे हो जो पॉल्यूशन कर रही हैं, इनके जो टायर निकलेंगे उनको जो जलाया जाएगा। टायर को नष्ट कैसे करते हैं? टायर को नष्ट करने के कई तरीके हैं। टायर की श्रेडिंग नहीं की जा सकती क्योंकि उसके अंदर स्टील लगी होती है, स्टील के तार लगे होते हैं, तो आप उसको बारीक बुरादा उसका नहीं बना सकते हैं। टायर को आप ज़मीन में डंप नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हज़ारों साल तक वैसा का वैसा ही रहेगा। तो टायर को सीमेंट इंडस्ट्री में और ईंट भट्टों के अंदर डाल के टायरों को जलाया जाता है। और जो सीमेंट इंडस्ट्री होती है उसमें जो चूने के पत्थर को भूना जाता है, उस प्रक्रिया में पुराने टायरों को जलाने का इस्तेमाल होता है। 1 करोड़ वाहन का डाटा ये खुद दे रहे हैं। अगर एक गाड़ी के 4 टायर भी गिले जाएं, इसमें ट्रैक्टर को शामिल नहीं कर रहा हूँ मैं, ट्रैक्टर को भी 15 साल पुराना नष्ट करने के आदेश दिए गए हैं। देश के किसान और कृषि का क्या हाल होने वाला है कल्पना कर लीजिए। अगर आपने किसान कानून नहीं माना है तो सज़ा भुगतो या फिर सड़क पे आओ। तो 4 करोड़ टायर कम से कम, किसी भी गाड़ी के 4 टायर होते हैं, बल्कि 5 होते हैं। 5 करोड़ टायर जलाए जाएंगे। और जिस पॉल्यूशन को आप कम करने की बात कर रहे हैं, उससे कितना जो गुना प्रदूषण होगा इसकी कल्पना कर लीजिए। जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं कि हमारे जो है वो जो बहुत सारा आपका एल्युमिनियम निकलेगा, लोहा निकलेगा, वो गलाया जाएगा, रिसाइकिल किया जाएगा, तो उससे बहुत सारा पॉल्यूशन हटेगा। उससे पॉल्यूशन हटेगा नहीं गडकरी साहब, इकोनॉमी बढ़ेगी नहीं, उससे पॉल्यूशन आएगा। और फिर उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के नाम पर दुकानदारी चलेगी और उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के नाम पर तरह तरह के यंत्र खरीदे जाएंगे और उसमें मोटा कमीशन खाया जाएगा। ये उसकी तैयारी है। कोई भी आदमी ये बता दे कि गाड़ी को अगर आप एक गाड़ी पुरानी रिसाइकल करके उसके टायरों को नष्ट करके, उस पूरी गाड़ी को नष्ट करके और फिर एक नई गाड़ी बना के जब आप मार्केट में लाएंगे तो इस प्रक्रिया में पॉल्यूशन घटेगा या बढ़ेगा, पॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। दरअसल आपकी अर्थव्यवस्था को आप चौपट कर चुके हैं। और ऑटोमोबाइल सेक्टर जीडीपी बढ़ाने का एक शॉर्टकट माध्यम है। हर दुनिया की निकम्मी सरकार ऑटोमोबाइल को बढ़ा के ये दिखाने की कोशिश करती है कि हमारी जीडीपी ऊपर चली गई है और आम आदमी परेशान रहता है।
अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां, कोई कोरिया की है, कोई अमेरिका की है, कोई जर्मनी की है, उनके कारोबार बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। इतने भोले तो आप नहीं हैं और कह रहे हैं कि इससे स्टील, रबर और एल्युमिनियम क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। ज़रा ये भी बता दीजिए कि ये सब जो कार के नए टायर बनेंगे, नए कार का जो लोहा बनेगा, जो नए कार का एल्युमिनियम बनेगा और पुराने को रिसाइकल किया जाएगा, उस पर कितना खर्चा आएगा? इंसान का खर्चा, पॉल्यूशन का खर्चा, इस धरती की कीमत जो आप नष्ट करने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि इससे जो है एल्युमिनियम, स्टील वगैरह मिलेगा तो हमको जो अन्य देशों के मुकाबले हमारे देश के ऑटो इंडस्ट्री को ये चीज़ें सस्ते में मिल जाएंगे। फूफा जी हैं वो, सस्ते में उनको मिल जाएगा सामान, इसलिए आपकी गाड़ी उठा के स्क्रैप कर देगा, क्योंकि उनको सस्ते में ये सामान मिल जाए। और श्रीमान जी किसको उल्लू बना रहे हैं? ये फेंका फाकी हर जगह नहीं चलती है ना। ये जो आप कह रहे हैं कि इससे उनको सस्ते में मिल जाएगा, भाई साहब ज़रा ये पता करिए कि कितना माल आप इंपोर्ट करते हैं, कितना आप कितने का आयात करते हैं, कितने मोटर पार्ट आयात करते हैं, कितनी उनकी एसेसरीज़ आयात करते हैं। सब कुछ तो चीन से आता है। मोटा मोटा डब्बा बना लेते हो, वहाँ से बनाया हुआ सामान ज़्यादातर यहीं फिट होता है। मान लीजिए इंजन भी बना लिया, जो भी बनेगा उस बनाने की प्रक्रिया में एक बड़ी कीमत है कि आपको बहुत सारा प्रदूषण और धन आपका खर्च होगा। मेरा पैसा तो लूट ही लिया, मेरी गाड़ी कमाई तो लूट ही ली। ज़िंदगी में एक कार खरीदना आदमी का सपना होता है, वो तो लूट ही लिया और लूटा के किसको दे दिया। अब बताऊँ मैं आपको, ये कह रहे हैं कि नई गाड़ियाँ होंगी और नए वाहन ज़्यादा माइलेज देंगे तो जो पेट्रोलियम आयात का बिल है हमारा कम होगा। पेट्रोलियम आयात का बिल कम होगा और कह रहे हैं कि कुछ लोग ई वाहन भी खरीदेंगे तो उसकी खपत बढ़ेगी। भाई ई वाहन के लिए बैटरी इंपोर्ट नहीं करोगे? मेन कंपोनेंट तो बैटरी है। लिथियम आयन बैटरी कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? लिथियम आयन मैंने बताया था आपको वीडियो में, ऑस्ट्रेलिया और चीन। तो आप अपनी चीन पर निर्भरता बढ़ा रहे हैं, वहाँ से बहुत सारी और बैटरी आएंगी। इधर आप तेल वाले देशों पर निर्भरता कम कर देंगे, इस पर बढ़ा देंगे। अरे तेल वाले देशों पर तो निर्भरता कम क्यों करने की ज़रूरत है भाई? अब तो रूस भी मिल गया आपको तेल देने के लिए और ईरान भी मिल गया है। तो आपका तो सिर कढ़ाई में है। हमारे को क्रूड ऑयल के लिए 2 मार्केट ऐसे खुल गए हैं जिनसे दुनिया के ज़्यादातर अमेरिका के चंपू खरीदने को तैयार नहीं होंगे। हम लोग वहाँ से तेल ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, एक तरफ सरकार कह रही है कि ये जो पुराने स्टील और ये जो गाड़ियों से निकला हुआ जो एल्युमिनियम है, ये मिलेगा तो गाड़ी की लागत में 30% तक की कमी आ जाएगी। उसके बावजूद इस सरकार ने स्टील के ऊपर से इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी है। यानी ऑटोमोबाइल कंपनी के शरणम गच्छामी, पूरा का पूरा लेट गए। भैया ये देश कार नहीं खाता है, ये देश रोटी मांग रहा है। इस देश में जिनके पास कारें उनकी भी छीन के उनको नई बेच दोगे तो उससे कितना रोज़गार विकसित हो जाएगा। जो आदमी रोज़गार वाला आदमी है वो तो आपने काम लगा दिया। गाड़ी का टायर वाला जो आदमी था, पंक्चर वाला, उस पर भी असर पड़ेगा। जो गाड़ी की एसेसरीज़ का काम करते थे वो भी भुगतेंगे, क्योंकि 10 साल बाद आप बहुत सारी चीज़ें बदलते हैं। पेंट इंडस्ट्री आपकी नुकसान उठाएगी, क्योंकि 7-8 साल गाड़ी चलने के बाद में लोग रीपेंट कराने लगते हैं। आपका हर तरफ से आपका सारे सेक्टर पिटने वाले हैं। और आप क्या कर रहे हो? एक आदमी की गाड़ी ले रहे हो, पकड़ रहे हो, उसको तोड़ रहे हो, रिसाइकल कर रहे हो और फिर उस आदमी की उस सामान से नई गाड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हो। यार एक नई गाड़ी मैन्युफैक्चर कर रहे हो और उस आदमी को चेप रहे हो और ऊपर से आप कह रहे हो हम ताली बजाएं। ये तो नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के जो हालात हैं वो ये हैं कि अब आपने जो जनवरी के आंकड़े देख लीजिए, फरवरी के आंकड़े देख लीजिए, ऑटोमोबाइल कंपनियों की लॉटरी लग गई है, सारा माल वहाँ पे पहुँच गया है। और हम सबकी जो संपत्तियों की कमाई है, इसके लिए अगर आज हम रोकते नहीं हैं, आज अगर हम आवाज़ नहीं उठाते, हम बोलते नहीं, मिडिल क्लास तो आवाज़ उठाते नहीं, उसको पता नहीं क्या बीमारी है। वो अपने आप को मोदी जी के बाद दूसरे नंबर पे समझता है। मिडिल क्लास को लगता है कि हम जो है प्राइम मिनिस्टर की तरफ हैं। कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, वो हमेशा अपने आप को
रईस समझता है। झुग्गी वालों को देख के नाक वो सिकोड़ता है। अभी पिछले दिनों हमारे परिचित ने लिखा कि उनकी सोसाइटी में एक महिला ने उनको इस बात के लिए टोक दिया कि उन्होंने अपनी लिफ्ट में अपनी मेड को अपने साथ आने दिया था और उनका कहना यह था कि इस लिफ्ट में मेड्स को मत लाया कीजिए। ये चरित्र है मिडिल क्लास का, और अपने इसी चरित्र के कारण, इस नक्चड़ेपन के कारण वो नुकसान उठा रहा है, उसकी गाड़ियाँ छीनी जा रही हैं। लेकिन जो आज गाड़ी के साथ हो रहा है, ये नियम तो आपकी प्रॉपर्टी पे भी लागू होता है। मैंने वीडियो बनाया है वैसे कि प्रॉपर्टी भी आपकी कैसे छीनी जा रही है। ये नियम तो आपकी हर चीज़ पर लागू हो रहा है। मेरे एक परिचित हैं, उन्होंने बाकायदा पावर ऑफ अटॉर्नी पे मकान खरीदा था। बड़ी ज़मीन थी, 15-20 साल हो गए उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी उनको मिल नहीं रही थी। लेकिन अब ई रजिस्ट्रेशन आया है मध्य प्रदेश में। ये चीज़ जो है वो जिसको कहते हैं एक मॉडल प्रोजेक्ट के तौर पर मध्य प्रदेश में इसको किया जा रहा है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। और उस पायलट प्रोजेक्ट में अब उनको अपना ई रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ज़मीन के कागजात नहीं हैं, उनकी ज़मीन तो गई। तो इस तरह के बहुत सारे धतकर्म अलग अलग चीज़ों पर होंगे। तो जो हमारा नागरिकों का अधिकार है वो छीना जा रहा है। जिस सरकार को हमारी सेवा करनी चाहिए वो हमारा नौकरी हमको लूट रहा है। अगर आप इस चैनल को चाहते हैं सपोर्ट करें, आप चाहते हैं कि कुछ योगदान दें आप आर्थिक रूप से इस चैनल को, तो हम आपसे आह्वान करते हैं, आपके धन में से अतिरिक्त धन, आपके पास धन की कोई भी कमी है, कृपया हमको योगदान ना दें। वो धन आप हमको दे सकते हैं। हमारा UPI ID हमारे डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर करें। देखिए, कुछ वीडियो हो सकता है ज़्यादा अच्छे हों, कुछ वीडियो हो सकता है कम अच्छे हों। लेकिन अगर एक दिन खाना अच्छा नहीं बने तो आप घरवाली को कम से कम घर से तो नहीं निकाल देते। रिश्ता पक्का होना चाहिए। कभी किसी वीडियो में बहुत आनंद आ सकता है, कोई सूचना बहुत अच्छी हो सकती है, कभी कोई सूचना बहुत अच्छी नहीं हो सकती है। लेकिन जो सूचना आपको लगातार संपर्क में रहेंगे तभी अगली बार अच्छा खाना बनेगा तो खाने को मिलेगा। तो इसलिए जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए और शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।